हाँ भाई, तो अगला टॉपिक है अपना काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, अ सेट ए is said to be countable if either it is finite or denumerable। ठीक है, एक सेट को काउंटेबल तब बोला जाएगा या तो वो फाइनाइट हो और या वो डिनोमिनेबल हो। तो फाइनाइट भी हमने अभी देखा था कि फाइनाइट सेट में भी दो बातें थी। क्या बातें थी? कि या तो वो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट हो तो उसे हम फाइनाइट बोल देंगे, या वो इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट हो जाए, नेचुरल नंबर का कोई इनिशियल सेगमेंट लें और उसके साथ वो इक्विवेलेंट हो जाए। तो अगर सेट फाइनाइट है तो हम उसको काउंटेबल बोल सकते हैं, या वो कैसा हो जाए, डिन्यूमरेबल हो जाए, तो भी हम उसको काउंटेबल बोल सकते हैं। तो काउंटेबल बोलने के लिए अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये काउंटेबल है? फाइव, बोलो भाई मनीष। फाइव इज काउंटेबल और नॉट? काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है फाइनाइट, है ना, डेफिनेशन में लिखा है फाइनाइट हो या काउंटेबल हो। और फाइनाइट की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि सेट को फाइनाइट बोलेंगे तब जब या तो वो फाइव हो या वो इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट आ जाए। तो फाइनाइट में दो बातें, फाइव भी इंक्लूड है उसी में, तो यानी कि फाइव को भी हम क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल बोल सकते हैं। तो फाइव इज काउंटेबल। फाइव काउंटेबल है। क्या ये काउंटेबल है ना? क्यों? क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है और मैंने बोला कि अगर फाइनाइट सेट है यानी कि आप काउंट करके एक नंबर दे दो, 6 8 10 15 इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, फाइनाइट है, और फाइनाइट है तो काउंटेबल है। इसका मतलब ये भी कैसा हुआ, काउंटेबल हुआ। तो मुझे एक बात बताओ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा होगा फिर? ये कैसा है, काउंटेबल है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर अभी डिन्यूमरेबल निकला था। तो डिन्यूमरेबल होने की वजह से ये भी कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया। और ये इंटीजर, ये भी है। ठीक है। के बाद अभी रेशनल के बारे में बात नहीं किया, रेशनल का एक अलग स्ट्रक्चर है लेकिन काउंटेबल होता है। तो हमें दिखाने का आता है एग्जाम में कि दिखाओ कि क्यों काउंटेबल होगा, तो उसका एक अलग सेटअप है, उसे बाद में पूरे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अभी यहाँ मैं लिस्ट में कर दे रहा हूँ कि क्यों काउंटेबल है। तो ये हो गया काउंटेबल। लेकिन ये बताओ मुझे, आर काउंटेबल है क्या? नॉट काउंटेबल। आर काउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ में हम कोई भी मैपिंग ऐसी नहीं बना पाते हैं रियल नंबर के लिए कि वो 1 1 ऑन 2 हो जाए। कारण ये होता है कि ये इतने डेंस होते हैं, इतने डेंस होते हैं कि हम एक नेचुरल नंबर से, जैसे 1 0 और 1 के बीच की बात करूं तो 0 और 1 में ही अनंत एलिमेंट मिल जाएंगे। तो किसी भी तरह की मैपिंग को यहाँ पे फॉर्म करना कि 1 ले जाके 1.1 से जुड़ गया, अब इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं, हम इस तरह की मैपिंग को कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आर जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, ये नॉट काउंटेबल बोले या हम बोले इसे अनकाउंटेबल। और इसको शो करने का तरीका भी है, वो अब जब क्वेश्चन आएगा आगे तब वहां करेंगे कि शो दैट आर इज अनकाउंटेबल। तो आर अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद जो इंटरवल्स हैं, जितने भी इंटरवल्स हैं, बस 5 को छोड़ के और सिंगलटन यानी कि जो ट्रिवियल इंटरवल्स हैं, उन इंटरवल्स को छोड़ करके कोई भी इंटरवल आप पकड़ लो, चाहे ओपन ले लो
या क्लोज्ड ले लो या सेमी ओपन ले लो, जैसा चाहे वैसा ले लो, लेकिन वो सारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्योंकि अभी अभी बता रहा हूं मैं कि इंटरवल में इनमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और हर एलिमेंट को एक नेचुरल नंबर दे पाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन है। मतलब मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, नहीं दे पाते। और कोई भी मैपिंग नहीं मिलने की वजह से वो सेट कैसा हो जाता है, अनकाउंटेबल। तो कैसा भी आप ले सकते हो, सारे इंटरवल कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। यहाँ मैपिंग नहीं मिलती है। तो ये दो जो 6 और 7 नंबर पे लिखा है, ये अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आता है तो देते हैं कि हम लोगों को कोई भी इंटरवल दे देते हैं, इस तरह बोल देते हैं कि सो दैट ए बी इज अनकाउंटेबल या सो दैट 1 2 इज अनकाउंटेबल, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा अभी, तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो यहाँ हो गया। अब अनकाउंटेबल सेट किसे बोलेंगे, अनकाउंटेबल सेट्स, a set which is not countable, जो सेट काउंटेबल नहीं है वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल कहलाएगा। और अनकाउंटेबल के एग्जांपल मैं ऊपर भी लिख चुका हूँ, कोई भी इंटरवल वगैरह लिख दो तो वो सब अनकाउंटेबल के एग्जांपल हो जाते हैं। तो यहाँ तक आगे कहानी खत्म होती है डेफिनेशन की। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, फाइनाइट क्या होता है, डिन्यूमरेबल सबसेट क्या होते हैं, इन्यूमरेबल क्या होते हैं, इनिशियल सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन पे बेस्ड थ्योरम। ये तो थे इनके डेफिनेशंस। देखो एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है A is finite, A is finite and B सबसेट ऑफ A फाइनाइट है और B क्या है, सबसेट ऑफ A। दिस इम्प्लाई B इज फाइनाइट। क्या कहने का मतलब है भाई, एक फाइनाइट सेट का सबसेट भी फाइनाइट होता है, ये कहने का मतलब यहाँ पे। यानी कि इसको दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। एवरी, तो ऊपर जैसा लिखा कौन है भाई, एवरी सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। कि फाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है वो फाइनाइट होता है। गिवन लिख दे रहा हूं मैं, A इज फाइनाइट और दिखाना है कि B फाइनाइट है। तो अब यहाँ पे केस लगाता हूं मैं, केस, क्योंकि सबसेट है तो सबसेट तो एम्प्टी सबसेट भी होता है। क्यों भाई, किसी सेट के सबसेट की अगर हम बात करें तो उस सेट के सबसेट में एक सबसे पहले काउंट किया जाता है कौन, एम्प्टी सबसेट। तो हमें दिखाना है कि B जो है फाइनाइट है और B सबसेट है किसका, A का। तो एक केस तो ये भी बनता है ना कि B हो सकता है फाई हो सकता है। तो अगर B फाई है, इफ B इक्वल टू फाई, दिस इंप्लाई बाई डेफिनेशन B इज फाइनाइट। किसी को दिक्कत हो बता दो जरा मुझे अभी यहीं पे। पहला केस, क्योंकि जब किसी सेट का सबसेट बनाते हो तो या एक तो उसमें फाई आता है और एक वो सेट खुद आता है। तो इन दोनों केस को पहले मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो अगर फाई है तो डेफिनेशन ही कहती है कि फाई कैसा है, फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे नथिंग टू प्रूव, यहाँ पे प्रूव कुछ करना नहीं, अपने आप वो प्रूव हो गया। केस सेकंड, कि अगर जो B दे रखा है वो खुद A के अगर बराबर है, इफ B इक्वल टू A, दिस इंप्लाई B इज फाइनाइट। क्यों, क्योंकि A फाइनाइट दे रखा है और अगर A फाइनाइट है तो B भी फाइनाइट होगा। तो B इज फाइनाइट। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, जो तीसरा यहाँ पे एनालिसिस हो सकती है कि तीसरा केस क्या बन सकता है, वो ये है कि B ना तो, इफ B ना तो फाई हो एंड ना ही A हो, मतलब प्रॉपर सबसेट हो। क्योंकि ये जो होते हैं ये इम्प्रॉपर बोले जाते हैं,
फाई और सेल्फ खुद वो इम्प्रॉपर हैं, और अगर इम्प्रॉपर के अलावा कोई प्रॉपर हो गया फिर क्या होगा? तो अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, देन एज ए इज फाइनाइट, ए क्या है? फाइनाइट है। ए अगर फाइनाइट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m in n such that a is equivalent to nm। इस लाइन को जरा बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो सेट इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर फाइनाइट है तो हमें सेट तो नहीं पता है कितने एलिमेंट है उसमें, तो हमने मान लिया कि उसमें कुछ m एलिमेंट होंगे, तो अगर m एलिमेंट होंगे तो वो nm के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर 50 एलिमेंट हुए तो किसके हो जाएगा? n 50 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 70 हुए तो वो n 70 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, एंड b जो है, b सबसेट है किसका? a का। b सबसेट है a का, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट n, क्या नाम दे दूं, m1 बोल देता हूं। देयर एग्जिस्ट m1 इन n सच दैट m1 लेस देन किसके? m के। m1 लेस देन होगा m के, क्योंकि b सबसेट है a का। a में अगर 70 एलिमेंट है तो उसमें दोनों जो एक बराबर वाली बात हो सकती है वो तो मैंने ऊपर कर ली, तो उसमें 70 से कम ही एलिमेंट होंगे। तो अगर वो ऊपर वाला जो सेट मेन सेट है वो अगर 70 के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ये 69, 68, 78 68, 58 इस तरह का कोई भी नंबर के वो इक्विवेलेंट आएगा। तो मैंने बोल दिया कि अगर b सबसेट है a का, तो यहाँ पे जो लिखा है m1, तो कोई एक m1 ऐसा जरूर होगा जो ओरिजिनल वाले m से कम होगा। यानी कि अगर ऊपर 70 है तो इसमें 70 से नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है सच दैट m1 लेस देन m एंड b इज इक्विवेलेंट टू n m1 और देयरफॉर b इज फाइनाइट। ठीक है, लॉजिकल प्रूफ है। जरा बता दो मुझे, किसी को दिक्कत हो तो। इन दो लाइनों में ही दिक्कत हो सकती है, अगर हुई होगी तो। नहीं बेटा, इक्वल की बात ऊपर ले चुका हूं ना मैं। इक्वल की बात मैं केस यहां पे ले चुका हूं। कहां गया केस? सेकंड में। सेकंड में देखो, इफ b इक्वल टू a, b इक्वल टू a में वहां पे ये बात हो चुकी है कि सेट अगर खुद ही बराबर आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह समझ लो आप एग्जाम्पल को। वो तो प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया। अब यहाँ समझ लो, जैसे एक सेट लिया मैंने 1 2 3 और मैंने बोला इसके सबसेट बनाओ। तो सबसेट में आप सबसे पहले लिखोगे किसको? 5 को, फिर लिखोगे 1 को, फिर लिखोगे 2 को, 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 हो गए 8। 3 3 6 2 8। तो ये केस, ये वाला मेरा फर्स्ट केस था और ये वाला मेरा सेकंड केस था, जब मैंने बोला था कि अगर वो सब, क्योंकि ये सारे सबसेट है ना, यानी कि बी जो है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। वो इनमें से 8 में से कोई भी हो सकता है। जब वो 5 होगा तो केस 1 बना लिया, जब वो ये वाला होगा तो केस हमने 2 बना लिया। और उसके बाद देख रहे हो कि इसमें जो एलिमेंट है, इनमें सब में एलिमेंट ए से कम है ना, क्योंकि ए में 3 है और इसमें 1 या तो 1 एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है। ठीक है मनीष, तो ये चीज है। क्योंकि अगर मैं केस सेकंड नहीं लिखता, अगर कोई बच्चा केस सेकंड नहीं लिखना चाहता है तो वो यहाँ पे फिर इक्वल का साइन दे लेना, तो उसे फिर इस तरह लिख लेना पड़ेगा m1 लेस देन इक्वल टू m। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी चीजों को खोल के लिख देता हूँ, इसलिए 3 केस बना दिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये जो है पार्ट नहीं है प्रूफ का, ये तो बस ऐसे ही है रफ। ठीक है, अब मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, बहुत पढ़ लिया आज। बाकी इसकी जो कुछ थ्योरम है वो करेंगे हम लोग जब भी टाइम मिलेगा, अगला क्लास जब भी होगी। कौन भाग गया भाई पहले ही? ठीक है, चलो फिर आराम करो सभी लोग। नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते।